अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यूरिफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुखिज़ु बिन्नवासी वल अक़दामी। सूरह रहमान आयत नंबर 41 में इरशाद खुदाबंदी है, गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों से पकड़ लिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद बखैर। आज हम उर्दू दरसी किताब जमात नहम के सबक नंबर 8 के सफ़ा नंबर 60, 61 और 62 की ख्वानदगी बमा मानी व मफ़हूम व तशरीह करेंगे। स्टूडेंट्स, सफ़ा नंबर 60 खोलिए। इससे पहले हम जान चुके हैं कि सबक लहू और कालीन के मुसन्निफ मिर्ज़ा अदीब हैं और हवाला मतन ख़त के शुद्ध अल्फाज के मानी, साक़ व सबाक़ और तशरीह आपके तशरीह के फॉर्मेट का ख़ास हिस्सा है। अल्फाज मानी आपको पिछले सबक में दिए गए, तो उसको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप साक़ व सबाक़ को अच्छे तरीके से लिखेंगे। अख्तर एक गरीब मुसव्विर था। सेठ तजम्मुल ने इसे अपनी कोठी में स्टूडियो के लिए एक कमरा दिया हुआ था जहां वह तस्वीरें बनाता था। सेठ तजम्मुल ये तस्वीरें अपने दोस्त अहबाब को तोहफ़तन दिया करता था और यूं उसके मुआशरे में एक भरम बना हुआ था कि वह गरीब परवर इंसान है। इन तस्वीर के बदले वह अख्तर को पैसे और दूसरी बहुत सी सहूलतें देता था, मगर अख्तर ज़रूरियात ज़िंदगी से बेनियाज होकर अपना फ़न खो चुका था। अब वो ख़ुद तस्वीर बनाने की बजाय अपने एक गरीब मुसव्विर दोस्त न्याज़ी से तस्वीर बनवाता था। न्याज़ी को भी रकम की ज़रूरत थी, इसे अपनी बहन की शादी करना थी। दोनों दोस्तों ने बाहमी रजामंदी से एक सौदा कर लिया कि न्याज़ी तस्वीर बनाता और अख्तर वो तस्वीर अपने नाम से सेठ के हवाले कर देता। जब इस हकीकत का पता सेठ को चला तो उसने अख्तर को धोखेबाज और नीच ज़ात करार दिया। तस्वीरों की सालाना नुमाइश में न्याज़ी की बनाई हुई तस्वीर अव्वल इनाम की हकदार करार पाई, मगर वो गरीब इसे अपनी तस्वीर नहीं कह सकता था। इस तल्ख हकीकत ने अख्तर और न्याज़ी दोनों को पस मुर्दा कर दिया। न्याज़ी इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और ख़ुदकशी कर ली। अख्तर न्याज़ी की ख़ुदकशी का बाइस तजम्मुल सेठ को समझता था, जिसने एक फ़नकार से इसका फ़न छीन कर उसे 2 वक्त की रोटी तो दे दी, मगर फ़नकार को मौत की अथाह गहराइयों में धकेल दिया। स्टूडेंट्स, थोड़ी बहुत कताबरीद के साथ साक़ व सबाक़ यही चलता रहेगा आपका, और आपकी राब्ता लाइन आपको पता है कौन सी होगी। आप लिखेंगे तशरीह तरफ पैराग्राफ सबक के दरमियानी हिस्से से दिया गया है। अब देखिए अख्तर मुकालमा में क्या कहते हैं आगे। अख्तर मुसव्विर है, कहता है इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। इसके लिए यानी कि जो आपने मुझ पर एहसान किया उसका मैं तहे दिल से, दिल की अथाह गहराइयों से आपका एहसानमंद हूँ। तजम्मुल, मुझे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ बताओ तुम्हें तकलीफ़ क्या है। साफ साफ सीधी सी बात करो कि तुम्हें क्या मसला है, किस चीज़ की तुम्हें यहाँ कमी है और क्या मज़ीद तुम्हें चाहिए। अख्तर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। रुखसत होने को इजाज़त दीजिए, मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दीजिए। मेरा जाना, यहाँ से विदा होना मंजूर कर लीजिए। तजम्मुल, इस पागलपन को इजाज़त क्यों कर दे सकता हूँ जो तुम पागलपन कर रहे हो। ये पागलपन यानी यहाँ से जाने का तुम जो इरादा कर चुके हो, इसकी मैं कैसे तुम्हें इजाज़त दे सकता हूँ, ये काम मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ। अख्तर कहता है क्यों, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तजम्मुल कहता है इसकी वजह क्या तुम नहीं जानते। अख्तर इस बात पर खामोश रहता है, चुप तान लेता है। सुना है आर्टिस्टों पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं, आर्टिस्टों पर, फनकारों पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं, यानी कि अचानक उन्हें कुछ हो जाता है और पागलपने की बातें करने लगते हैं।
आम हालात से हट जाते हैं। शायद अख्तर की तरफ वो मुस्कुरा कर देखता है। अख्तर का चेहरा बदस्तूर संजीदा है, बदस्तूर मामूल के मुताबिक संजीदा है। उस पर उसकी इस बात का कोई असर नहीं होता और वो अपने उसी रवैये में उलझा हुआ है। कुछ इस किस्म की बात मालूम होती है। तो जमल कहता है शायद यही बात है कि तुम्हें इस वक्त दोहरा पड़ा हुआ है। अख्तर, मुझे मजबूर ना कीजिए, आप मुझे इस बात पर मजबूर जबर से है, यानी कि बिना इरादे के, बिना यानी मिजाज के बगैर, जो बात मिजाज में नहीं आ रही उस पर वो काम करने पर मुझ पर जबर ना करें, जुल्म ना करें। जबर, मजबूर, जुल्म। तजम्मुल कहता है ये क्या बेवकूफ़ी है, क्या हमाकत है, ये क्या बेवकूफ़ी है। एक शख्स को मैं दलदल से निकाल कर लाया। दलदल से निकाला जाता है, यानी कि दलदल कहते हैं ऐसी मिट्टी को जो अपनी मिट्टी होने की खासियत को खो देती है और जो अपनी सतहियत को खो देती है, और जो भी इस पर कोई कदम रखता है सो धंसता ही चला जाता है। उसको इस हालत से, इस कैफियत से छुटकारा नहीं मिलता। सो यहाँ हालत और कैफियत की बात हुई है। दलदल से मुराद यहाँ अख्तर की मजबूरी, मफलूकुल हाल होने की कैफियत को बयान किया गया है, गुर्बत को बयान किया गया है। जबकि इंसान गुर्बत से आसानी से नहीं निकल सकता। दलदल गुर्बत को कहा गया है। और जब वो कामयाब हो जाता है तो फिर उसी दलदल में छलांग लगाने पर आमादा हो जाता है। यानी एक शख्स को मैंने गुर्बत से निकाला है, उस दलदल की कैफियत से निकाला है। अब वो शख्स तो दलदल से निकल आया है, निकाल दिया गया है, उसको छुटकारा मिल गया है। लेकिन क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है, पागलपन नहीं है कि वो शख्स दोबारा उसी दलदल में छलांग लगा दे और मरने पर आमादा हो जाए, तैयार हो जाए। यानी अख्तर के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वो दोबारा गुर्बत में मफलूकुल हाल, मफलूज होना चाहता है। अख्तर, मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाऊँ। अख्तर क्या कहता है कि मेरी तो फ़न की बेहतरी इसी में है, फ़न की बेहतरी, हुनर की, यानी कि मुसव्वरी की बेहतरी इसमें है, फलाह इसमें है कि मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँ। तजम्मुल फ़न की, यानी कि हुनर की बात करते हो। यहाँ आने से पहले भी तुम्हारे पास हुनर था, आज भी है, मगर दोनों में कितना फ़र्क है। तब भी था, आज भी है, अब कितना फ़र्क है इसमें, तुम खुद नहीं जानते ये फ़र्क। क्या तुम्हें इसमें फ़र्क यानी इम्तियाज़ नहीं पता? इम्तियाज़ किस बात का यहाँ किस तरफ इशारा कर रहा है? वो इशारा कर रहा है कि उस वक्त फ़न था लेकिन फ़न की कदर नहीं थी, आज तुम्हारे फ़न की कदर है। यानी आज तुम्हारी जो मुसव्वरी है वो अव्वल इनाम याफ्ता हो चुकी है। सो ये फ़र्क वहाँ यहाँ पे बताया जा रहा है। अख्तर कहता है कि आप समझते हैं मैं आपका शुक्रगुजार नहीं हूँ, आप क्या समझते हैं मैं आपका एहसानमंद नहीं हूँ। तजम्मुल कहता है अख्तर, अब यहाँ इस्तिजाबिया है, हैरानी से वो कह रहा है। अख्तर कहता है फरमाइए, जी बताइए। तजम्मुल, अगर तुम संजीदगी से ये बात कर रहे हो, अगर तुम यहाँ तंज नहीं कर रहे, मजाक की कैफियत नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम गौर से ये बात सुन लो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैं तुम्हें यहाँ रुखसत करने की कबूलियत नहीं रखता। मुझे ये बात मंजूर नहीं है, ये मेरी तौहीन है, ये मेरी तस्लील है। लोग क्या कहेंगे? अख्तर, लोगों को मेरे और आपके ज़ाती मामले से क्या वास्ता है? लोगों को आपके और मेरे ज़ाती मामले से कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो आप लोगों को एक तरफ छोड़िए, मेरा और आपका मामला है, सो इस मामले को निपटाइए। तजम्मुल, तुम दुनिया से अलग थलग रह कर मुसव्वरी करते रहते हो। हाँ, मैं जानता हूँ तुम दुनिया से अलग थलग, यानी कि अकेले, जुदा, अलहदा होकर तुम अपने काम में मसरूफ़ रहते हो, मुसव्वरी करते हो, तख्लीक करते हो, तस्वीरें बनाते हो। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें इल्म नहीं है कि लोग इस तरह के वाक़े पर, हादसे पर, इस तरह की बात पर क्या कुछ जो है वो बातें बनाते हैं, क्या कुछ कर गुजरते हैं। सब लोग कहेंगे कि एक गरीब और कल्लाश मुसव्विर, गरीब, गुरबत का मारा हुआ, नादार, कल्लाश, मफलूकुल हाल, मुसव्विर, तस्वीरें बनाने वाला,
जिसको मैं झोंपड़ी से निकाल कर लाया था, झोंपड़ी से निकाल कर लाया था दिखावे के लिए, और फिर उसे वापस भेजिए। मैं बस दिखावे के लिए तुम्हें, दिखावे के लिए, ज़ाहिर नुमाई के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए बस लेके आया था तुम्हें। लोगों को बताया कि मैं गरीब पर जो है मैंने एहसान किए हैं, बस मैंने ऐसा किया है। और मैंने उसको, जब ये मैंने इस बात से शोहरत हासिल कर ली, दिखावा कर लिया, तो तुम्हें वापस भेज दिया। क्या ये मेरी तौहीन नहीं है? क्या इसमें मेरी तो तस्लील नहीं है? अख्तर भौंचका होकर, हैरान होकर कहता है, तौहीन? तस्लील? तस्लील कैसी? तो जमल, इतनी मोटी सी बात भी तुम्हें समझ नहीं आती है? इतनी वाज़ेह मैंने बात कही है साफ तरीके से, तुम्हें इसकी भी समझ नहीं लगी? अख्तर कहता है, आप साफ बात क्यों नहीं कर देते कि मुझे आपने ख़रीद लिया है। मैं कोई चीज़ था आपको बिकती हुई मालूम हुई, सो आपने रुपये देकर मुझे ख़रीद लिया है। मैं बिकाऊ माल हो गया, और अब मैं आपके रहम करम पर हूँ, आपकी नवाजिशों पर हूँ। अगर आपके सहारे पर हूँ, जब चाहें आप मुझे जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें, और जाने की इजाज़त ना दें तो ना दें। तजम्मुल कहता है, ये बात नहीं है, जी नहीं, ये बात नहीं है अख्तर। फिर वो अपने रवैये में तब्दीली लाता है और मुलायमत से कहता है, यानी कि नरमी से कहता है, गौर करो, सोचो, कितनी अजीब हालत होगी मेरी, कि मेरी हालत कितनी अनोखी और मुख्तलिफ होगी। मैंने फ़र्दन कई दोस्तों को चाय की दावत दे दी है, वो ज़रूर शाम को आएंगे। फ़र्दन एक एक करके, मतलब कईयों को मैंने दोस्तों को यहाँ चाय पर बुलाया है, वो ज़रूर शाम को तशरीफ़ लाएंगे। अख्तर कहता है, मेरे जाने या न जाने से इस दावत पर क्या असर पड़ सकता है? मेरे आने जाने से, मैं आऊँ ना आऊँ, इस दावत पर किसी पर कोई, इस दावत पर, इस बुलावे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तजम्मुल कहता है, मैं समझता हूँ ना फ़र्क पड़ता है, मैं जानता हूँ, मैं कहता हूँ कि हाँ फ़र्क पड़ेगा। अब इस पागलपने को छोड़ो और तसल्ली के साथ यहाँ बैठ जाओ। अख्तर कहता है, अब मुझे इस तरह यहाँ पे रोक नहीं सकते, मेरे जाने पर टोक नहीं सकते। तजम्मुल कहता है, रोक नहीं सकते हो? कैसे नहीं रोक सकता? बेहतर है, उम्दा, बहुत उम्दा बात की है। जिस शख्स को मैं अपना समझ रहा हूँ, उस पर मुझे अपना इतना हक भी नहीं है कि इसे मैं किसी पागलपन की कैफियत से रोक लूँ। वो कोई बेवकूफ़ी कर रहा है तो मैं उससे रोक लूँ? आज तुम इतनी बुलंदियों पर पहुंच गए हो, तुमने आज इतनी तरक्की हासिल की है, अरूज हासिल किया है, इसलिए जाना चाहते हो, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाना चाहते हो कि तुम्हें एक मुकाम हासिल हो गया है, और तुम मुझे ठोकर मार के जाना चाहते हो। तुम्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि तुम्हें इन बुलंदियों तक पहुँचाने में मैंने भी कुछ हिस्सा लिया है, कि मैं तुम्हारी कामयाबी और कामरानियों के पीछे असल में मैं खुद हूँ। अख्तर कहता है, आप इसरार करते हैं तो सुनिए, अगर आप ज़िद करते हैं, इस तरह की बातें करके आप ये मुझे मजबूर कर रहे हैं, यानी ये आपकी ज़िद बन गई है कि आप हकीकत सुनिए। जिस अख्तर को आप एक तंगोतारी कोठरी से निकाल कर अपने महल में लाए थे, जिस अख्तर की आप बात कर रहे हैं, बार बार मुझे जिस अख्तर के बारे में आप बता रहे हैं, सो उसी अख्तर की कहानी सुनिए। जिस अख्तर को आप तंग और तारीख कोठरी से छोटे से घर से, जुल्मत भरे अंधेर घर से निकाल कर अपने महल में ले गए थे, इस बड़ी सी कोठी में ले गए थे, वो मुसव्विर, वो तस्वीरें बनाने वाला अख्तर अब मर चुका है। और जो शख्स आपके सामने इस वक्त खड़ा है और जिसके लिए शानदार स्टूडियो बनाया गया है, वो उसकी चलती फिरती लाश है। देखिए, यहाँ ड्रामा अरूज पर है। जिस अख्तर के लिए आपने ये शानदार कोठी बनाई थी, वो असल में उस अख्तर की जिसको आप लेके आए थे, उसकी चलती फिरती लाश है, यानी कि ये मुर्दा जिस्म है, ये असल में वो अख्तर नहीं है। तजम्मुल कहता है, मालूम होता है दौरा बहुत शदीद है, मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। मुझे लगता है कि दौरा, जो तुम्हें पागलपन का दौरा है, वो शदीद है, बहुत बढ़ गया है। चाहिए मुझे कि डॉक्टर को, तबीब को बुलाऊं और तुम्हारा इलाज करवाऊं
کہ تم زندہ چلتے پھرتے انسان ہو اور اپنے آپ کو لاش کہہ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اختر مر چکا جا کے تم خود اختر ہو۔ تجمل جانے لگتا ہے، اختر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ جانا چاہتا ہے کس لیے؟ طبیب کو بلائے، جبکہ اختر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اختر کا وہی کردار جو اندر اس کے کشمکش چل رہی تھی، وہ باہر اس کے رویے میں اور اس کے ظاہر نمائی میں جو چیزیں تھیں وہ حقیقت بن کے سامنے کھڑی ہو گئیں، کس کے؟ تجمل کے سامنے۔ سو اختر کہتے ہیں لہجے میں کس قدر تحکم ہے، حکمیاں سا لہجہ ہے، سو کہتا ہے ٹھہریے اور سب کچھ سن کر جائیے، آپ یہاں رک جائیے اور سب کچھ سن کے جائیے۔ اب آپ کدھر کو اب جو چاہتے تھے سو میں مجبور ہوں، اب میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بیان کر دی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بیان کر دی ہے، آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے، بتا دی ہے۔ تجمل یہ سب سے بڑی حقیقت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو ڈاکٹر کو کرنا چاہیے۔ یہ طبیب بتائیں گے کہ تم زندہ ہو، لاش ہو، کیا ہو، یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے، اور چھوٹی ہے یا بڑی، یہ تو سب ڈاکٹر بتائے گا یہ سچ ہے کہ نہیں۔ اختر کہتا ہے آپ ابھی تک اسے ایک مذاق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ میں بالکل نارمل ہوں۔ آپ ابھی تک اس کو ایک مذاق سمجھ رہے ہیں، مزاح سمجھ رہے ہیں، شاید میں ایسی باتیں کر کے آپ کے سامنے لطف انگیز قسم کی باتیں کر کے لطف اندوز ہو رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں بالکل نارمل ہوں، معمول کے مطابق ہوں۔ مجھ پر کوئی دورہ نہیں پڑا، میں پاگل پن کی کیفیت میں نہیں بول رہا۔ ابھی تک آپ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہے ہیں، تصویر کا آپ کے سامنے ایک ہی رخ ہے، ایک ہی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں، جبکہ اب آپ کا اس کا دوسرا رخ دیکھیں گے جو اتنا بھیانک خوفناک ہے، یعنی خوف سے بھرا ہوا ہے، بھیانک ہے، کہ آپ کے تصور کی جمع خیالات کا شیش محل شیشے کا بنا ہوا محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ یہ شیشے کا بنا ہوا جو محل ہے آپ کا، وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گا، یعنی کہ زمین پر گر جائے گا، فنا ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، گر جائے گا۔ گزشتہ 1.5 برس میں جتنی تصویریں میرے نام کے ساتھ اس شاندار محل سے باہر گئی ہیں، ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے۔ تو کتنا بڑا یہاں پہ المیہ ہے اور کتنا بڑا راز تھا جو اب عیاں کیا جا رہا ہے۔ کیا کہ اس گزشتہ یعنی پچھلے 1.5 برس سے کچھ 18 مہینوں سے جو جتنی بھی تصویریں ہیں میرے نام سے اس شاندار محل سے باہر گئی ہیں، ان میں سے ایک بھی میری نہیں تھی۔ اختر کو گھورتے ہوئے تجمل اختر کو گھورتے ہوئے معاملہ اتنی دور تک جا پہنچے گا، گھورتا ہے، غور سے دیکھتا ہے اور کھوجتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے تو کیسا سچ ہے، یہ کیا جھوٹ تو نہیں کہہ رہا۔ اب وہ کہتا ہے کہ معاملہ اتنی دور تک جا پہنچے گا، یہ بات اتنی دور تک جائے گی، اتنی گہرائی تک بات جائے گی، مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا، مجھے اس کا کوئی شک بھی نہیں تھا، اور میں نے غلطی سے ایسا کچھ سوچا بھی نہیں تھا، مجھے اس کا شابہ تک نہیں تھا۔ اختر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت آرام کرو، بہتر ہے کہ تم کچھ دیر آرام کرو، تمہیں مکمل آرام کی سخت ضرورت ہے، تمہیں مکمل آرام کرنا چاہیے تاکہ تمہاری ذہنی کیفیت جو ہے وہ درست ہو جائے۔ پھر آگے اختر کہتا ہے ذرا تحمل سے کام لیجیے، ذرا صبر سے کام لیجیے، مجھے جو کچھ کہنا ہے کہنے دیجیے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مجھے کہنے دیجیے، تم پاگلوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ تجمل کہتا ہے بھائی تم تو پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو، میں برداشت سے کیا کام لوں، تحمل، برداشت، صبر، تو میں اس سے کیا کام لوں، کیا خاک کام لوں، کہ کچھ کام نہیں لے سکتا اس سے۔ جب آپ کو پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی اس وقت فیصلہ کیجیے گا یہ پاگل پن ہے یا کچھ اور۔ اختر کیا کہتا ہے آپ کو جب پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی تو پھر آپ فیصلہ کریں گے یہ پاگل پن ہے یا کچھ اور ہے، کہ یہ میرا پاگل پن ہے یا اس کو کچھ اور آپ نام دینا چاہیں گے۔ یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے، آخر گزشتہ 2 سال سے تم میرے مہمان ہو، اس دوران میں تم نے کئی تصویریں بنائی ہیں جو شہر کے معزز لوگوں کی کوٹھیوں میں آویزاں ہیں۔ ظاہر ہے اس بات جو تم کہہ رہے ہو وہ ایک طرف رہے گی، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایک حقیقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم تو 2 سال سے میرے پاس ہو، گزشتہ 2 سال سے میرے پاس ہو، مہمان بنے ہوئے ہو،
सो इस दौरान में, इस वक्त से जब तुमने कई तस्वीरें बनाई हैं, तख्लीक की हैं, जो शहर के मोअज़्ज़ज़ लोगों के, इज़्ज़तदार लोगों के कोठियों में आवेज़ा हैं, सजी हुई हैं, लगी हुई हैं। इनमें से अक्सर मैंने तोहफ़तन अपने दोस्तों को दी हैं, इनमें से अक्सर मैंने अपने तोहफ़े के तौर पर दोस्तों को दी हैं। ये सब की सब तुम्हारी हैं, तुम्हारी अपनी बनाई हुई हैं, तख्लीक हैं, बनाई हुई हैं। लेकिन आज तुम कह रहे हो कि इनमें से एक भी अख्तर तुम्हारी नहीं है। कोई और ये बात सुनेगा तो क्या कहेगा? कितनी अजीब सी बात है कि आज तुम ये कह रहे हो जबकि वो तुम्हारे ही हाथों की बनी हुई है, तुमने यहाँ रह कर बनाई है। अख्तर कहता है मुझे इसकी फ़िक्र नहीं है, परवाह नहीं है, फ़िक्र नहीं है। कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा? मुझे लोगों की परवाह नहीं है, सुने क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, जितनी मुँह उतनी बातें, सो मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। मेरे लिए कशमकश, उलझन नाकाबिले बर्दाश्त से बाहर है। इस खलिश ने, इस चुभन ने मुझे बेकरार कर दिया है, बेचैन कर दिया है। ये फ़रेब अब ज़िंदा नहीं रह सकता, ये धोखा अब ज़िंदा नहीं रह सकता। यानी कि ये जो धोखा मैंने अपने लिए और आपके लिए बुना हुआ था, अब मैं इस फ़रेब में मज़ीद ज़िंदा नहीं रह सकता। सो मैं इस फ़रेब को, इस झूठ को ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी बसर कर सकता हूँ। अख्तर जमल क्या कहते हैं? फ़रेब, धोखा। आज तुम्हें क्या हो गया अख्तर? काश मैं कुछ समझ सकता। काश हसरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। काश ये वही ख्वाहिश है जब पूरी ना हो तो हम हसरतन कहते हैं। काश कि मैं कुछ, मेरी समझ में आ सकता है कि तुम्हारी इस परेशानी की आखिर क्या वजह है, क्या सबब है इस परेशानी का। डॉक्टर को तुम बुलाने नहीं देते, मैं क्या समझूँ आखिर? तो जमल कहता है, तो अख्तर उसके जवाब में क्या कहता है? आप सब कुछ समझ जाएंगे, आपको सारी बातों की समझ आएगी। ये कोई मुआयमा नहीं है, ये कोई राज नहीं है। सुनिए, मुआयमा, राज, उलझी हुई बात, छुपी हुई बात। सुनिए, जैसा कि आप जानते हैं, आज से 2 साल पहले मैं तंगोतारी गली के खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। जैसे अब देखिए मज़ीद वजाहत में उतरेगा, पहले भी उसने ये बात की थी, लेकिन अब मज़ीद वजाहत है क्या कि 2 साल पहले मैं एक तंग और तारीक गली के एक खस्ता हाल बोसीदा और बदनुमा यानी कि बुरा सा, पुराना सा मकान, घर, रहने की जगह। मकान मकीन से बनता है, रहने की जगह। सो बहुत कम लोग मुझे जानते थे, बहुत कम लोगों में मेरी जान पहचान थी, और जो जानते थे इन्हें मेरे मुतल्लिक कुछ ख़ास नहीं पता था। जो जानते थे सो उन्हें मेरे मुतल्लिक, मेरे बारे में सिर्फ यही मालूम था, यही पता था कि मैं एक मफलूकुल हाल, गरीब, कल्लाश, जिसके हाथ में कुछ ना हो, गरीब और गुमनाम, गैर मारूफ मुसव्विर हूँ, तस्वीरें बनाने वाला हूँ। मैंने बेशुमार अनगिनत तस्वीरें बनाई थी, मगर वो तमाम की तमाम कबाड़ियों जो काठ कबाड़, जो चीज़ हमारे इस्तेमाल में नहीं रहती, नकारा हो जाती है, वो कबाड़ में जाती है। सो कबाड़ी, ये कबाड़ ख़रीदने वाले को कबाड़ी कहते हैं। सो कबाड़ियों और नीलाम घरों में जहाँ चीज़ें नीलाम होती हैं, बोली लगती है, सो वहाँ पहुँचकर कौड़ियों के भाव बिक चुकी थी। कौड़ियों के भाव, कौड़ी की जमा, सो मुराद क्या है? निंथाई, कम कीमत, भाव, कीमत बिक चुकी थी, खरीदी जा चुकी थी। ज़िंदगी इसी हालत में गुजर रही थी कि इत्तफाकन तस्वीरों की एक नुमाइशगाह में मेरी आपसे मुलाकात हो गई कि अचानक इत्तफाक से क्या हुआ कि तस्वीरों की एक नुमाइशगाह, जहाँ तस्वीरें नुमाइश के लिए लगाई जाती हैं, लोग इसको देखने के लिए आते हैं, वहाँ मेरी आपसे मिलना हो गया। आपने मेरी तस्वीरों में दिलचस्पी ली और मुझे अब इसी शाम को अपने यहाँ चाय पर बुला लिया, दावत पे बुला लिया। मैं अपने हज़ारों हम पेशा भाइयों की तरह गुर्बत की चक्की में पिस रहा था, गरीब था, सो गुर्बत की हालत में ही
अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, उसकी मुशक्क़तें सह रहा था। ये कोई ऐसी बात ना थी जो छुपी रह सकती, ऐसी बात नहीं थी कि या ना होती। ये सबको ही पता है कि मुसव्विर फ़नकार किन हालात से गुजारा करता है, किस तरह अपने फ़न की आबियारी करता है। सो उसे आबियारी में लालच में नहीं पड़ता, हवस में नहीं पड़ता। सो मेरी भी वही हालत थी। आपने मेरी हालत का अंदाज़ा लगा लिया, इस बात पर इसरार किया, ज़िद की कि मैं अपने गुरबत कदे यानी कि अपने घर को से निकल कर आपके आपके इस महल में, इस कोठी में जिसका नाम निशात है, यहाँ आ जाऊँ ताकि तसल्ली के साथ, इत्मीनान तसल्ली के साथ फ़न की खिदमत कर सकूँ, यानी कि मुसव्वरी कर सकूँ। आपने मेरे लिए ये कमरा वक्फ़ कर दिया, मखसूस कर दिया, मेरे नाम कर दिया, यानी कि मेरे सुपुर्द कर दिया, और मुझे ज़िंदगी की ज़रूरतों से बेनियाज कर दिया, बेपरवाह कर दिया। कमा कर खाना और गुज़र बसर करना जो मेरे लिए तंग हो चुका था, इन मसलों से, उलझनों से, परेशानियों से मुझे बेपरवाह कर दिया। तो जमल, इन बातों का ज़िक्र की क्या ज़रूरत है भाई? इन बातों की ज़िक्र की इस वक्त क्या ज़रूरत है? अख्तर कहता है, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपके सलूक ने मुझ पर कितना असर डाला है, कि आपके सलूक ने, आपके बर्ताव ने मुझ पर कितना गहरा असर डाला है। मैं समझने लगा आप नहायत ऊंचे दर्जे के इंसान हैं, दौलतमंद होने के बावजूद आपके पहलू में एक ऐसा दिल धड़क रहा है जो इंसानियत नवाज है। मैं समझने लगा था आपकी इस रवैये से, इस बर्ताव से, कि आप एक ऊंचे दर्जे के, आला दर्जे के एक बेहतरीन इंसान हैं। दौलतमंद होने के, अमीर होने के बावजूद आपके पहलू में, आपके सीने में एक ऐसा दिल धड़क रहा है, दिल है जो इंसानियत नवाज है, इंसानों को नवाजने वाला है, उनकी पर्दाख्त करने वाला है, उनकी परवरिश करने वाला है, जिसमें सारी दुनिया का दर्द भी समाया हुआ है, दर्द भरा हुआ है। आपने अपने दोस्तों को बुलाकर इन्हें मेरी तस्वीरें दिखाई। यहाँ तक स्टूडेंट्स तशरीह करते हैं। अगले सफ़े से हम कल बढ़ेंगे आगे। सो उस लिहाज से तो इजी काम है। आप इस पैराग्राफ की तशरीह फॉर्मेट के मुताबिक रजिस्टर पर करेंगे, क्योंकि आपने बरोज़ बुध यानी कि आज के दिन कॉपीज़ भी जमा करवानी है। सो ये काम आप रजिस्टर पर कीजिए बतौर प्रैक्टिस के लिए। सारे ही पैराग्राफ को प्रैक्टिस में लेके आइए, हवाला जात की तैयारी कीजिए। मज़ीद मैं हवाला जात पर अगले दिन भी बात करूँगी। वस्सलाम, मैं सिद्रा सना।